स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे कि डायबिटिक्स इंसिपिडस क्या होती है। ये डिजीज़ हमारे पास सेकंड यूनिट जो कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 4 सेमेस्टर के है, ठीक है। तो हमने ये एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये हमारे पास 4 पार्ट्स है, ठीक है, इस एंडोक्राइन चैप्टर के। तो अगर आपने 3 वीडियोस को नहीं देखी हो तो केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूरत और बर वक्त पहुँच जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि डायबिटिक इंसिपिडस क्या होती है, ठीक है। तो डायबिटिक इंसिपिडस ये हमारे पास एक डिसऑर्डर है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपको पता है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो हार्मोन है एडीएच, ठीक है, तो उसकी जब कमी आ जाती है तो उसकी वजह से, ठीक है, तो जब कमी आ जाती है एडीएच हार्मोन में तो ये डायबिटिक इंसिपिडस डिजीज़ आकर होती है, ठीक है। तो देखते हैं। तो डायबिटिक्स इंसिपिडस इज अ डिसऑर्डर ऑफ द पोस्टीरियर लूब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ADH इज डेफिशिएंट, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी की एक डिसऑर्डर होती है जो कि ADH की जब कमी आ जाती है, मतलब उसकी प्रोडक्शन सही तरीक़े से नहीं होती, उसकी हाइपो प्रोडक्शन होती है, तो उसकी वजह से ये डायबिटिक इंसिपिडस अकर होती है। फिर उसकी काजिज़ क्या होती है, कुल भी मतलब हेड ट्रामा हो जाती है एक पर्सन को, या ब्रेन ट्यूमर आ जाती है, इरिडिएशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाती है। मतलब उसकी काजिज़ आपकी जब कोई भी ट्रामा वगैरह ब्रेन में लग जाती है ना, तो उसकी वजह से ट्यूमर, और ट्यूमर से फिर ये ब्लॉक वगैरह बन जाती हैं जो आर्टरीज है, वीन्स है, ठीक है। तो इन्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कोई भी इन्फेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो जाती है, मतलब मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजियम ब्रेन इन्फ्लेमेशन, या एन्सेफेलोपाइटिस होती है, ठीक है, मतलब जो ब्रेन की आउटरमोस्ट लेयर होती है उसकी इन्फ्लेमेशन, ट्यूबरकुलोसिस होती है। तो टीबी जो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है वो कोई भी ब्रेन वगैरह में चले जाती है, ठीक है, और उसमें इन्फेक्शन काज करा देती है, तो उसकी वजह से ये ADH डिस्टर्ब होती है। तो ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है, मतलब मेटास्टेटिक डिजीज़ है कि अगर दूसरे रीजन में एक डिजीज़ ओरिजिन हुआ, फिर वो ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ब्रेन में चला गया और ब्रेन में जो है उसने ये जो डायबिटिक्स मतलब जो ADH की हार्मोन प्रोडक्शन की स्ट्रेंथ थी उसको डिस्टर्ब किया, ठीक है। लेम्फोमा मतलब जो लेम्फ वेसल होती है उसमें कोई भी ट्यूमर वगैरह आ जाती है, ठीक है, या ब्रेस्ट वगैरह या लंग में कोई भी ट्यूमर वगैरह लग जाती है, तो उसकी वजह से जो है ये मसला आ जाती है। फिर another cause is failure of the renal tubule to response to ADH। देखिए ADH का मेन काम यही है कि ये कलेक्टिंग डक्ट्स में और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ये कौन से रीजन में है, ये हमारे पास किडनी में है, और किडनी में नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन के ये 2 पार्ट्स है, ठीक है। तो इस कलेक्टिंग डक्ट जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें ये ADH फंक्शन करते हैं, एक्ट करते हैं, और उस जगह पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में करवा देते हैं, ठीक है। उसकी मेन काम यही है ADH के। तो जब ADH की कमी आ जाती है तो फिर ज़्यादा तो वाटर रिब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो तो यूरिनेशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर या मैनिफेस्टेशन जो है, साइंस सिम्टम क्या है, तो एनॉर्मस डेली आउटपुट ऑफ वेरी डाइल्यूटेड वाटर लाइक यूरिन। देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वाटर को एक्सक्रीट करेगा बॉडी से, ठीक है, और वो जो यूरिनेशन करेगा वो वाटर की तरह होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में ज़्यादा वाटर रिटेन नहीं होंगे क्योंकि ADH की कमी है, तो इसकी मसला हो जाती है। इंटेंस थ्रस्ट हो जाती है। द पेशेंट ड्रिंक अप टू 20 लीटर ऑफ द फ्लूइड डेली, मतलब वो डेली 20 लीटर जो है वो पिएगा, ठीक है। कितना ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा है ना। फ्लूइड इनटेक कैन नॉट बी लिमिटेड, मतलब अदरवाइज द पेशेंट विल एक्सपीरियंस क्राइब फॉर अ फ्लूइड एंड वुड डेवलप हाइपरन्यूट्रीमिया एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। देखिए फ्लूइड इनटेक जो है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से उसको जो मसला बन जाती है ना, तो उससे पोटाशियम वगैरह ये चीज़ें निकाल लिए जाते हैं, और सिर्फ सोडियम जो है हाइपरन्यूट्रियम में क्या है, मतलब जो सोडियम की लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपरन्यूट्रियमिया आ जाती है।
मतलब सोडियम की लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाती है, उस सोडियम के लिए बहुत ज़्यादा वाटर होनी चाहिए। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा थ्रस्ट वगैरह ये लगेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएगा पानी, ठीक है। डिज़ीनेस आ जाती है क्योंकि ये सोडियम जो होती है आपको डिज़ीनेस ब्रेन में जो है वो फील होंगे। मसल वीकनेस, इसकी वजह से मसल वीकनेस आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन आ जाती है। एंड हाइपोवॉल्यूमिया इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर तो लॉस हुए। फिर असेसमेंट हम किसी तरीके से डायबिटिक इंसिपिडस की करवाएंगे तो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। तो ये फ्लूइड डिप्राइवेशन टेस्ट एक टेस्ट है, ठीक है। ये हम जो करते हैं ना तो 8 से लेके 12 आवर तक ये टेस्ट होती है, ठीक है। तो हम ये ऐसा करते हैं, ये प्रोसीजर है सारा, ठीक है। तो उसको देखे द पेशेंट इज़ वेटन फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द टेस्ट। तो टेस्ट के दौरान जो है आपने बार बार वेट को चेक करना है, ठीक है। मतलब एक पर्सन जब फ्लूइड डिप्राइवेशन टेस्ट जब ये करवाएंगे ना तो 8 से लेकर 12 आवर तक कोई भी चीज़ उसको नहीं पिलाया जाएगा, ठीक है। वो जो भी वाटर उसकी बॉडी में है वो रहेगा, ठीक है। तो जब 8 से लेकर 12 आवर तक वो हम कोई भी चीज़ उसको नहीं देंगे ना तो पेशेंट की वेट हम बार बार चेक करेंगे कि उसकी वेट लॉस होगी या गेन होगी। अगर वेट लॉस होगी ना तो हमें पता चलता है कि उससे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि परफॉर्म प्लाज्मा एंड यूरिन ऑस्मोलरिटी स्टडी बिफोर एंड आफ्टर द टेस्ट। मतलब जब टेस्ट स्टार्ट करेंगे ना तो इससे पहले भी ऑस्मोलरिटी को चेक करना है, मतलब जो सॉल्यूट कंसनट्रेशन होती है ब्लड में, ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स और ये चीज़ों की कंसनट्रेशन, ठीक है, ये चेक करेंगे। और फिर बाद में जो है उसकी ऑस्मोलरिटी जो सॉल्यूट कंसनट्रेशन है यूरिन में वो भी चेक करना है, ठीक है। फिर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन एंड वेट लॉस, राइजिंग सीरम ऑस्मोलरिटी एंड डेवलप सीरम सोडियम लेवल इंडिकेट डायबिटिक इंसिपिडस। देखिए लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड उससे तो लॉस हुई। तो जब ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुई तो आपके बॉडी की वेट कम हुई, तो वेट जब कम होगी तो लो ग्रेविटी होगी ना, समझ गए। मतलब जब ज़्यादा वेट होगा ज़्यादा ग्रेविटी होगा, जब उसकी वेट लो होगा उस पर ग्रेविटी भी लो होगा। राइजिंग जो सीरम ऑस्मोलरिटी है, मतलब जो सीरम ब्लड मतलब जो सॉल्यूट होती है ना सीरम में मतलब ब्लड में, तो वो राइज होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहाँ से निकलेगा थ्रू यूरिन। तो जो कंटेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है, ठीक है, ये सब आपके ब्लड में ही रहेगा। एंड एलिवेटेड सीरम सोडियम लेवल इंडिकेटेड, और ये भी एक खास है, ये साइन सिम्टम है, आपने याद रखना है कि डायबिटिक इंसिपिडस में सोडियम की मकदार ज़्यादा होंगी। समझ गए स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है कि डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होंगे, सोडियम लेवल ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये हम टेस्ट में डिटेक्ट कराएंगे। तो ये अभी हम टेस्ट कराएंगे ना, तो टर्मिनेट द टेस्ट एफ ट्रैकीकार्डिया, एक्सेसिव वेट लॉस और एक्सटेंसिव हाइपोटेंशन डेवलप। अगर एक पर्सन को हाइपोटेंशन या उसकी जो कार्डिक आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ, टैकीकार्डिया आ गया, या उसकी जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लॉस हुई, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुई और वेट लॉस होगी, तो फिर आपने ये टेस्ट क्या करना है, टर्मिनेट करना है, ठीक है, क्योंकि ये और कॉम्प्लिकेशन में चलने की स्टेप लेते हैं, ठीक है, इसीलिए हम ये टेस्ट बस स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा लेवल आप ADH वेसोप्रेशन एंड प्लाज्मा जो है यूरिन ऑस्मोलरिटी, ये सब आपने क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। फिर क्या है कि जो फार्माकोलॉजिक थेरेपी हम करवाएंगे तो ये MCQ के लिए याद रखें कि प्लाज्मा जब मतलब ADH की जब कमी आ जाती है तो उसके लिए हम एक एज़ा मतलब ये टैबलेट भी मिलते हैं, ये नसल स्प्रे भी मिलते हैं, ठीक है। हम एज़ अ फार्माकोलॉजिक मीन जो टैबलेट वगैरह यूज़ करेंगे उसको हम फार्माकोलॉजिक थेरेपी कहेंगे, ठीक है। तो ये और इसी तरीके से एक नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी है। तो नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी वो थेरेपी होती है, ये हम अलग बात करते हैं ना, इसमें कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। तो नॉन फार्माकोलॉजिक वो होती है ना कि ये मतलब हम कोई भी किसी पर्सन को ये मसाज वगैरह करते हैं, ठीक है, या कूल स्पॉन्जिंग या हार्ट स्पॉन्जिंग ये सब करवाएंगे ना, तो ये नॉन फार्माकोलॉजी होगा। लेकिन फार्माकोलॉजिक थेरेपी की जब बात होती है उसमें टैबलेट, नसल स्प्रे, पाउडर, सिरप, ये चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। तो डेस्मोप्रेसिन ये एक
टेबलेट की फॉर्म में आते हैं, लेकिन ये अवेलेबल है एज अ नसल स्प्रे, ठीक है, एज अ सिस्टेमिक वेसोप्रेसिन। याद रखें ये सिंथेटिक वेसोप्रेसिन है। क्या ये बनी बनाई हुई एक एडीएच की तरह काम करते हैं, डेस्मोप्रेसिन, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। फिर क्या है कि जो इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन का हम करवाते हैं वो भी हम मतलब आईएम भी हम दे सकते हैं एडीएच, ठीक है। तो ये एज अ एडीएच काम करेगा, मतलब जब एडीएच कम होगा, नई प्रोडक्शन होगा, तो फिर है हम ये लगाते हैं, ठीक है। इट यूज टू विन द इंट्रानेसल रूट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी नसल वगैरह ये चीज़ें या लंग्स वगैरह कोई मसला हो, तो फिर हम उसको आईएम लगाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी हम नेसल स्प्रे को देंगे, ठीक है। इट इज़ एडमिनिस्टर एवरी 24 आवर जो है इन द इवनिंग, सो दैट मैक्सिमम रिजल्ट आर ऑब्टेन ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है। एब्डोमिनल क्रैम्प इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। देखिए हमारे पास ये ज़्यादातर स्लीप टाइम में मतलब अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो स्लीप होने जा रहा है, ठीक है, तो उससे पहले ये करना है ज़रूरी, ठीक है, समझ गए। क्योंकि ये जब एक पर्सन क्या में होगा, स्लीप में होगा, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब मेटाबॉलिज्म तो कम होगी ना। तो जब मेटाबॉलिज्म कम होगी तो उसी वजह से वाटर वगैरह ये चीज़ें कम यूज़ होंगे, तो ये अच्छी तरीके से जो है जो वेसोप्रेसिन काम करेगा, वाटर को रिअब्सॉर्ब करेगा आपके बॉडी में। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि एब्डोमिनल क्रैम्प किसी वजह से होती है, जो डेस्मोप्रेसिन यूज़ करेगा, ठीक है। जो क्लोपे ब्रेड जो है ये भी हमारे पास क्या है, ब्रेड एक टैबलेट है, हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है, हैज़ अ एंटी डायरेटिक इफेक्ट करवाते हैं, तो ये भी एज ए एंटी डायरेटिक मतलब एडीएच की काम करेगा। कार्बामाजिफेन जो है ये भी हमारे पास एक टैबलेट है जो कि टेग्रोट्रोल एज अ एंटी एपिलेप्टिक पेशेंट के लिए, ठीक है। तो ये भी हम एज अ एपिलेप्टिक पेशेंट है विच इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड सेंसिटिविटी ऑफ द एडीएच। मतलब ये जब हम देते हैं ना, तो एंटी एपिलेप्टिक पेशेंट वो पेशेंट होती है, एपिलेप्टी के पेशेंट वो पेशेंट होती है जो मतलब नर्व ट्रांसमिशन सही तरीके से ब्रेन से नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि उसकी एडीएच के जो ट्रांसमिशन है वो ख़राब होंगे। जब वो ख़राब होंगे तो फिर एडीएच नहीं प्रोडक्शन होंगे, तो आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होगा, तो फिर हम उसके लिए कार्बाफाज़ाफिन जो है एक ड्रग्स है ये हम देते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस कौन से हैं, ठीक है। तो एम्पेयर यूरिन एलिमिनेशन रिलेटेड टू पोलीयूरिया, क्योंकि एलिमिनेशन अल्टर हुई, ख़राब हुई, क्योंकि उससे पोलीयूरिया होगी, एडीएच नहीं होता, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम डिफेक्ट रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, सेवियर डिहाइड्रेशन एंड डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू नेक्टोयूरिया। इसके लिए वो जो पेशेंट है, ठीक है, तो वो बार बार जो है स्लीप में क्या करेगा, यूरिनेशन आएगा और उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। एम्पेयर ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, ठीक है, सेवियर डिहाइड्रेशन। फिर क्या है कि जो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक, ठीक है, तो जब हम उसको मॉनिटर करेंगे ना, तो डायबिटिक, तो सबसे पहले आपने मॉनिटर वाइटल साइन, लेकिन वाइटल साइन में कौन से वाइटल साइन को ज़्यादा वैल्यू देंगे, ब्लड प्रेशर को, ठीक है, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा चेक करना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। इनटेक एंड आउटटेक को चेक करना है, ठीक है, एंड वेट द क्लाइंट डेली, ठीक है, और प्रोमोट प्रिस्क्राइब जो मतलब डाइट उसने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, उसको प्रोवाइड करना है। और जो कोपीन और जो टी है ये भी आपने अवॉइड कराना है, ठीक है। आईवी थेरेपी मतलब आपने करवाना है। डिहाइड्रेशन, जो हाइड्रेशन स्टेटस होती है, इनटेक एंड आउटटेक मस्ट बी मैच टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट को चेक करना है कि जो वो लेता है वो उसको उससे निकाल हो रहा है कि नहीं, या उससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। प्रोमोट सेफ्टी, कीप बेड side rail up and provide assistance walking, and if the client is dizzy or have muscle weakness, make sure the client has a easy access to the मतलब जो बाथरूम होती है एंड बेड पेन, ठीक है। तो ये प्रोमोट सेफ्टी उसको आपने प्रोवाइड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेफ्टी हो जाए, ठीक है।
थ्रू वो वॉकिंग करेगा तो असिस्टेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है, या सैड्रिल वगैरह ये ऑफ़र करना है, ठीक है, ताकि पाल होने की जो चांसेस है वो कम हो जाए। एड बल्क फूड and fruit juice to the diet if the constipation develop. The clients may require a mild laxative कि अगर constipation वगैरह हो जाती है तो जूस वगैरह लेना है, फूड बल्कि फूड, ठीक है, जो ज़्यादा वाटरी है। फॉर एग्जांपल जो प्लांट की फूड है ना, मतलब साग वगैरह ये चीज़ें, ठीक है। और लेकिन अगर इससे ठीक नहीं हुई तो फिर आपने माइल्ड जो है कम लेग्जेटिव ट्रीटमेंट करवाना है। फिर डायबिटिक्स के लिए जो नर्सिंग मैनेजमेंट और है तो प्रोवाइड मेटिकुलस जो स्कैन एंड माउथ केयर होती है, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपने माउथ केयर करना है कि अप्लाई आ लुब्रिकेंट टू क्रैक आर सोर्स लिप्स कोई भी, क्योंकि उस पेशेंट डायबिटिक इंसिपिडस पेशेंट से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, तो वाटर कम होती है, उसकी जो लैप्स होती है बहुत ज़्यादा जो है वो क्या वो ड्राई होती है, तो ड्राई की वजह से उस क्रैक वगैरह आ जाती है या सोर्स वगैरह जख्म वगैरह आ जाती है ना लैप्स में। तो आपने लुब्रिकेंट्स जेल वगैरह अप्लाई कराना है। यूज़ अ सॉफ्ट टूथब्रश एंड माइल्ड टूथब्रश टू अवॉइड ट्रामा टू द ओरल म्यूकोसा, ठीक है। ये चीज़ें आपने टूथब्रश और माउथ वाश ये चीज़ें आपने क्या करना है, सॉप यूज़ करना है, और जो माउथ वाश है उसको अवॉइड कराना है, ठीक है, ताकि ओरल म्यूकोसा वगैरह जख्म ना आ जाए, ठीक है। यूज़ अल्कोहल फ्री स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड अप्लाई एमोलेंट लोशन आफ्टर बाथ, ठीक है। तो आपने ऐसे लोशन वगैरह लगाना है जो कि अल्कोहल फ्री हो, ठीक है, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक हुई है, उसी वजह से जो है फिर वो इंजरी वगैरह की चांसेस होती हैं। फिर क्या है कि जो तो इनकरेज द क्लाइंट टू ड्रिंक फ्लूइड एज रिस्पॉन्स। अगर कोई पर्सन को तरस हुआ है तो फिर आपने इसको इनकरेज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड ले, ठीक है। फिर क्या कि एडमिनिस्टर मेडिकेशन इज़ प्रेस्क्राइब, मतलब एडीज रिप्लेसमेंट एजेंट सच हैज़ द डिफ्समोप्रेसिन जो एसीटेट होती है, और एक्वस वेसोप्रेसिन, ठीक है। तो प्रीट्रिसिन ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ड्रग्स की मेडिकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा उसको देगा, ठीक है। एडी स्टिमुलेशन सच इज़ द कार्बामोज़ेपिन जो है, पहले हमने ड्रग्स पढ़ी ना, तो ये एंटीएपिलेप्टिक पेशेंट को हम देते हैं। फिर क्या है कि गेव वेसोप्रेसिन प्रेस्टन, ठीक है, तो काजुअली टू क्लाइंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बिकॉज द मेडिकेशन में कॉज द वेसो कंट्रैक्शन। देखिए जो वेसोप्रेसिन आप देते हैं ना सिंथेटिकली, तो उसकी जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन मीन जो वार्निंग साइन होती है, तो उस क्लाइंट के लिए ये है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगी तो उसके लिए ये नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये इफ़ेक्ट इसी तरीके से करेगा। कोरोनरी आर्टरी की कौन सी आर्टरी होती है, वो आर्टरी जो हमारे हार्ट को ब्लड देते हैं, ठीक है, वो स्मॉल और जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आर्टरीज होती है। तो अगर उसमें कोई भी मतलब क्या होंगे मसला होते ही ना कोरोनरी आर्टरी में, तो ये नहीं देंगे जो वेसोप्रेसिन है सिंथेटिकली, क्योंकि इसकी इफेक्ट यही है कि वेसो कंट्रैक्शन करता है, और वो पहले से जो कोरोनरी आर्टरी है वो इफेक्ट है, तो फिर वो से कंट्रैक्शन जब करेगा तो और भी खराब होंगे ना। फिर क्या है कि एजुकेट द क्लाइंट रिगार्डिंग लाइफ लॉन्ग वेसोप्रेसिन थेरेपी डेली वेट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वेट गेन पॉलीयूरिया एंड जो पॉलीडिप्सिया टू द प्राइमरी केयर प्रोवाइड, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से एक पर्सन वेसोप्रेसिन ले रहा है ना, तो फिर आपने उसकी वेट बार बार चेक करना है, ठीक है, समझ गया, क्योंकि अगर वेट गेन हो रहा है या पॉलीयूरिया या पॉलीडिप्सिया, मतलब जो थ्रस वगैरह या ज़्यादा ये लगेगा ना, तो ये आपने प्राइमरी जो केयर प्रोवाइडर होते हैं, फिजिशियन होते हैं, उसको प्रोवाइड करना है डायरेक्टली, आपने उसको उसके साथ राबिता करना है। फिर जो दूसरी डिसऑर्डर हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, इस पार्ट में ही इस वीडियो में, तो अगर ये हमारे पास है कि SIADH, ठीक है, तो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन, मतलब ये है जो पहले हमने पढ़ी डायबिटिक इंसिपिडस, उसमें क्या होगा, उसमें वेट लॉस होगी, ठीक है, क्या होगा, एडीएच जब कमी आ जाती है तो उसकी वजह से लॉस होगी वेट की, ठीक है। लेकिन ये जो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन है, जब इस
ये वो डिजीज़ है जब एडीएच की हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो उससे वेट गेन होंगे क्योंकि ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगा, एक्सेसिव एबनॉर्मल, ठीक है। देखिए सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्सेसिव एडीएच सिक्रीशन, ठीक है, ज़्यादा एडीएच सिक्रीशन होगा इस डिजीज़ में, ठीक है। तो एक्सेसिव एडीएच लीड टू रीनल रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सप्रेशन ऑफ रीनल रेनिन एंजियोटेंशन मैकेनिज्म कॉज द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम लीडिंग टू वाटर इंटॉक्सिकेशन, सेलुलर एडिमा एंड डाइल्यूशनल हाइपोन्यूट्रीमिया। देखिए आपको पता है कि जो रेनिन एंजियोटेंशन, इसको देखें, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट भी कराता हूँ ना। देखें एक्सेसिव जब एडीएच की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होंगी आपके बॉडी में। तो जब ये होगी तो उसकी वजह से सफरेस हो जाती है किस चीज़, क्योंकि जो रेनिन होती है ये तो एडीएच के रिस्पांस में रिलीज़ होंगे, लेकिन जब ये एबनॉर्मल प्रोडक्शन होगा तो ये जो रेनिन एंजियोटेंशन जो रास मैकेनिज्म है, रेनिन एंजियोटेंशन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंशन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है, रास RAAS, ठीक है, रास। तो ये रास जो रेनिन एंजियोटेंशन मैकेनिज्म है ये सप्रेस होंगे। तो ये जब सप्रेस होंगे तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये सोडियम की रिटेंशन करते हैं। देखिए मैं आपको ये बात क्लियर कराता हूँ कि एडीएच का काम सिर्फ वाटर रिटेंशन है, नट के सोडियम की रिटेंशन नहीं कराते एडीएच, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर की रिटेंशन करते हैं। लेकिन हम ये जो रेनिन एंजियोटेंशन मैकेनिज्म है ये सोडियम की रिटेंशन करवाते हैं। ये स्पेसिफिक काम है इसके, जो अल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, सोडियम की रिटेंशन कराना, ठीक है। तो ये सफरेस हो जाती है, जब सफरेस हो जाती है तो उसकी वजह से रीनल एक ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम वो क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा, बाहर निकालेगा। जब ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा ना तो सिर्फ और सिर्फ जो वाटर आपकी बॉडी में रह जाते हैं तो वो एक टॉक्सिक मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा, ठीक है। सिर्फ वाटर जो है आपकी बॉडी में टॉक्सिक होती है, ठीक है, ये परऑक्साइड और ये सुपर ऑक्साइड और ये चीज़ों की फॉर्म में फिर आपके बॉडी में होगा ना, तो आपको मतलब टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। तो इसकी वजह से आपकी एडिमा भी हो सकती है या उसकी जो सोडियम की लेवल है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा फ्लूइड तो लॉस होगी ना। फ्लूइड में जो भी फ्लूइड इस एक्सेसिव जो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम की जो Na है सोडियम की एक्सक्रीशन होगी। लेकिन जो पहले हमने सोडियम जो डायबिटिक इंसिपिडस थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर, सिर्फ वाटर की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, उसमें सोडियम आपके बॉडी में ही रहती थी, तो उसमें हाइपर न्यूट्रीमिया आ जाती थी। हाइपर न्यूट्रीमिया जो डायबिटिक्स इंसिपिडस थी हमने पहले पढ़ा, और इस डिजीज़ में सोडियम की हाइपोन्यूट्रीमिया आ जाती है। ये डिफरेंस है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। फिर फ्लूइड शिप विद इन कंपार्टमेंट का द डिक्रीज सीरियम स्मोलिडिटी, ठीक है। तो फिर आप उसकी क्या होती है, जो शिप मैकेनिज्म होती है। शिप मैकेनिज्म क्या है, शिप मैकेनिज्म ये है कि मतलब सल्यूट अभी तो स्मोलिडिटी कम है क्योंकि सोडियम तो बहुत ज़्यादा लॉस हुई, और सोडियम जब जहाँ चलेगा वहाँ वाटर ही चलेगा, ठीक है। ये हम पहले से एक कंसेप्ट लेके आए चलते हैं ना कि जहाँ सोडियम होगा वहाँ वाटर होगा, ठीक है। तो इस जगह में स्मोलिडिटी की कमी आया हुआ है, तो उसी वजह से फिर ये फ्लूइड शिप मैकेनिज्म, मतलब जितने भी फ्लूइड हमारे ब्लड वेसल में है वो फिर सेल में क्या हुआ, डिफ्यूज होगा। फिर क्या है कि उसकी काज क्या क्या हो सकती है, मतलब जो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट है ना वो किसकी, तो जो ये अभी जो लास्ट पॉइंट था ना, तो फ्लूइड शिप विद इन कंपार्टमेंट का डिक्रीज सीरियम स्मोलिडिटी, मतलब ये है कि जो फ्लूइड थी वो क्या हुआ, वो ट्रांसफ़र हुई किस जगह में, आपके ब्लड में, लेकिन जो सोडियम थी वो सोडियम कम हुई, ये बात है, ठीक है। स्मोलिडिटी मीन जो सल्यूट कंसंट्रेशन है सोडियम के, सल्यूट हमारे बॉडी में मतलब ब्लड में हमारे पास जो सोडियम है वो एज अ सल्यूट काम करते हैं, ठीक है। और जो प्लाज्मा वगैरह है ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्वेंट ज़्यादा होंगी और सल्यूट कम होंगी।
काजेज ये है कि डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक द हेड इंजरी या ब्रेन सर्जरी, ट्यूमर, इन्फेक्शन और मेडिकेशन लाइक क्रेस्ट्रिन एंड फिनोथायोजेन, ठीक है, एन TCAs, ठीक है, एंड थायोजाइड, ठीक है, डायरेटिक, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स है, ठीक है, एंटी डायबिटिक्स के भी हैं और ये कैंसर वगैरह के भी हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स हमारे पास क्या होती है, ये हम देते हैं, इसकी वजह से ये मसला हो सकती है। फिर मैनेजमेंट के लिए हम एलिमिनेट काज, जो काज की वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हेड इंजरी वगैरह या ट्यूमर है उसको निकालना है, फिर इसके बाद ये खुद बहुत ठीक होंगे। गिव डायरेटिक, अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन हुआ, वो वाटर हाइपर वॉल्यूम में हो ना कंडीशन, तो फिर आपने डायरेटिक्स देना है, लाइजिक्स वगैरह देना है, ठीक है। अगर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है एक पेशेंट, ठीक है, तो फ्लूइड आपने क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से ही ज़्यादा वाटर रिटेन हुआ है ना, तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कराना है, नहीं देना है। इनपुट आउटपुट जो है डेली वेट चेक कराना है, ठीक है। फिर साइन सिम्टम ये है कि अर्ली सिम्टम ऑफ द सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन इंक्लूड, हमारे पास यही है कि हेडेक्स होंगी, ठीक है, दूसरी वीकनेस उसको होगी, तीसरी एनोरेक्सिया होंगी, ठीक है, एनोरेक्सिया, और ये है कि मसल क्रैम्प्स एंड वेट गेन विदाउट एडिमा बिकॉज वाटर सोडियम इज रिटेन, ठीक है। तो मसल क्रैम्प्स और ये वेट गेन इसीलिए होंगी कि बहुत ज़्यादा जो है, मतलब ये विदाउट सोडियम होगी। इस पॉइंट को देख के थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी पॉइंट है ना, कि विदाउट एडिमा बिकॉज वाटर नॉट सोडियम एज रिटेन, मतलब ये वाटर की वजह से एडिमा हुआ होती है, सोडियम की वजह से नहीं। मोस्टली जो एडिमा होते हैं ना वो सोडियम की वजह से होते हैं, लेकिन ये वो एडिमा होंगी ना, इसको हम क्या कहेंगे, उसकी वजह से उसकी वेट गेन होंगी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से, क्योंकि सोडियम तो बाहर निकलेगा ना। फिर कहेंगे एज द सीरम सोडियम लेवल डिक्रीज, देखिए सोडियम की जब ब्लड में, सीरम और ब्लड एक चीज़ है, ठीक है, तो क्या है, डिक्रीज होंगी, तो द क्लाइंट एक्सपीरियंस जो पर्सनैलिटी चेंजेस होती है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाती है, मतलब उसकी बहुत हॉस्टाइल हो जाती है कि एक एग्रेसिव मूड में आ जाएंगे, ठीक है, हर वक्त एग्रेसिव मूड में रहेगा जब सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी। एक है ये साइन सिम्टम। दूसरा है कि स्लज डीप टेंडन रेफ्लेक्स, ठीक है, उसकी जो रेफ्लेक्सेस होती है ना, मतलब जो सेंसेशन होती है वो उसकी वो डीप हो जाती है, नोज़िया आ जाती है, ठीक है, वोमिटिंग आ जाती है, एंड डायरिया और ओलिगोयूरिया, मतलब जो उसकी जो यूरिनेशन होती है वो बहुत कम हो जाती है। ओलिगोयूरिया मीन यूरिनेशन डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर तो वो रिटेन करेगा, सिर्फ सलूट को बाहर निकालेगा, सोडियम को। डायरिया वगैरह लग जाती है। कन्फ्यूजन, लेथार्जी, कन्फ्यूजन इसलिए है कि सोडियम वगैरह ये पे रिटेन होंगी आपकी बॉडी में, ठीक है, और मसला क्रिएट करेगा, ठीक है। लेथार्जी होगी आपको, क्या होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा फिर आती है कि चाइनीज स्ट्रोक जो है, रेस्पिरेशन है, हेल्थ इम्पेयरिंग क्राइसिस, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना। चाइनीज जो स्ट्रोक रेस्पिरेशन है, ये वो मतलब स्ट्रोक होती है जो कि आपकी लंग्स सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पैकअप करेगा, ठीक है। ये ऐसा तरीके से होते हैं कि कुछ टाइम ठीक होगा, कुछ टाइम खराब, मतलब एक फ्लक्चुएशन, इंटरमिटेंट रेस्पिरेशन ये हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये वो स्ट्रोक नहीं है जो ब्लॉकेज और रप्चर वगैरह, ये नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन सही तरीके से फिर क्या होगा, मसला बन जाएगा, ठीक है, ब्लड को सही तरीके से ऑक्सीजन पैकअप नहीं करेगा, ठीक है, इसकी वजह से फिर क्राइसिस वगैरह आ जाती है, ठीक है। व्हेन द सीरम सोडियम लेवल ड्रॉप फर्दर, मतलब अगर सोडियम लेवल फिर भी ख़राब होंगे ना, सोडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है, क्योंकि सारे नर्व सिस्टम, नर्व ट्रांसमिशन, ये सब चीज़ें सोडियम पे ही होती है, ठीक है। तो फर्दर जब डिक्रीज़ होगा ना, ड्रॉप होगा, तो सीज़र आ जाती है। सीज़र के इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस है वो आपकी पेरिफेरल में नहीं चलेगा, ठीक है, तो सीज़र आ जाएगा, कोमा में चला जाएगा एक पर्सन, ठीक है। ये भी हमारे पास न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है, ठीक है, सही तरीके से सेंसेशन से इंसान को नहीं होगा, एंड डेथ में अगर इसकी वजह से डेथ भी अकर हो सकती है, समझ गए स्टूडेंट। मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस इंक्लूड टैकिकार्डिया, पॉसिबली हाइपरटेंशन, क्रैकल इन लंग्स एंड डिस्टेंशन इन नेक वेन एंड
टफ स्किन। साइन सिम्टम यही है कि आपकी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होंगी, ये टेकिकार्डिया होंगी, हार्ट रेट जो है ज़्यादा होंगी, आपकी ब्लड वॉल्यूम, हाइपरटेंशन ज़्यादा होंगी, आपकी लंग जो है वो क्रैकल सा साउंड, वीजिंग सा साउंड करेगा, ठीक है। और आपकी उसकी जो नेक क्या होती है, वीन होती है, वो डिस्टिंक्ट होंगी। और आपकी जो स्किन होगी, जो पर्सन वाटर की एडिमा में होंगी ना, तो उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, मतलब सख्त होती है, ठीक है, टफ स्किन होंगी। इनटेक इज़ ग्रेटर देन आउटपुट। इस सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक जो डिसऑर्डर है, इसमें क्या होंगी, इनटेक आप लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आप पीएंगे, लेकिन आपकी आउटपुट इतना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा रिटेन होंगी बॉडी में। नर्सिंग डायग्नोसिस यही है कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस आ जाती है, रिलेटेड टू किस वजह से, क्योंकि हार्मोनल एम्बैलेंसेस की वजह से, ठीक है, डिस्टर्ब थ्रू या थॉट प्रोसेस, ठीक है, थॉट प्रोसेस इसीलिए थ्रू प्रोसेस कि आपकी न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाती है। फिर रिस्क पर इंजरी रिलेटेड टू फॉल, मतलब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि उसको पाल वो बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, ठीक है। रिस्क पर इनएफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, मतलब एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी कि हेल्थ मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हो, इनएफेक्टिव हो, ठीक है, तो ये भी उसके लिए रिस्क है रिलेटेड टू नॉर्मल, मतलब क्या है, नॉर्मल बैलेंस जो हेल्थ होती है, ठीक है, क्योंकि तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस में है, हाइपोन्यूट्रीमिया है, ठीक है, तो इसी वजह से मसला आ सकते हैं। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन हम ये करेंगे कि रेस्ट्रिक्ट ओरल फ्लूइड टू 500 मतलब 500 से लेके 1000 मिलीलीटर पर डे टू प्रिवेंट फर्दर हेमोडाइलेशन एंड फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले आपने नर्सिंग इंटरवेंशन में फर्स्ट प्रायोरिटी सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन की जो डिसऑर्डर हैं, उसमें आपने सबसे पहले वाटर को रेस्ट्रिक्ट करना है, ताकि फर्दर जो हीमोडाइल्यूशन है जो डाइल्यूशन है, वो उसको कहते हैं कि ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा से वाटर आ जाती है, तो ब्लड से वाटर सा बन जाती है, मतलब उसकी जो प्रॉपर शेप, स्ट्रक्चर और कलर होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो सबसे पहले अगर देना भी है, नॉर्मली हम एक नॉर्मल पर्सन को 3000 मिलीलीटर पर डे देते हैं, लेकिन उसको 500 देते हैं या 1000 देते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ड्यूरिंग फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कंपार्ट मेयर फॉर थ्रस्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग आई पैचेज एंड माउथ केयर एंड लोजेंजेस, ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है लुब्रिकेंट्स, ये चीज़ें आप देना है, ठीक है, क्योंकि ये उसमें तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट है ना, तो उसकी थ्रस्ट को ख़त्म करने के लिए आपने आइस पैचेज या इसी तरह माउथ केयर देना है, लेकिन नॉर्मल सलाइन से देना है, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो फ्लश ऑल एंटर जो इंटीरियर होते एंड गैस्ट्रिक ट्यूब होते विद नॉर्मल सलाइन इंस्टेड ऑफ द वाटर टू रिप्लेस सोडियम एंड प्रिवेंट फर्दर हीमोडाइलेशन, मतलब आपने नॉर्मल वाटर से नहीं कराना है उसको वॉश, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा उसकी वाटर में और ज़्यादा पानी जलेगा, वो आपने नॉर्मल सलाइन से करवाना है। नॉर्मल सलाइन में ये इंपॉर्टेंस होती है, एमसीक्यू के लिए याद रखें कि जब आप नॉर्मल सलाइन के साथ उसकी ट्यूब को साफ़ करेंगे ना, वॉश करेंगे ना, जो इंटरनली ट्रेकिया या मतलब सॉरी एसोफेगस वगैरह चीज़ें होती है, एसोफेगस, ठीक है, ट्रेकिया नहीं, जब आप एसोफेगस को वॉश करेंगे ना, तो ज़्यादा सोडियम उसकी बॉडी में चलेगा, क्योंकि सोडियम की कमी है, तो अच्छी होंगी जब आप नॉर्मल सलाइन पे वॉश करेंगे, ठीक है, फ्लश करेंगे। मॉनिटर इनटेक एंड आउटटेक एक्यूरेटली रिपोर्ट डिक्रीज यूरिन आउटपुट, आपने जब यूरिन आउटपुट डिक्रीज होंगे तो आपने रिपोर्ट करना है, ठीक है। फिर क्या है कि मॉनिटर वाइटल साइन पर इंक्रीज ब्लड प्रेशर, टेकिकार्डिया एंड हाइपोथर्मिया, मतलब वाटर साइन आपने चेक करना है, कोई भी कार्डिक आउटपुट ख़राब होती है या बीपी इंक्रीज होती है ना, या उसकी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब कूलनेस उसमें आ जाती है, तो ये आपने मॉनिटर करना है। मॉनिटर पर डिक्रीज सीरम सोडियम ऑस्मोलिटी एंड एलिवेटेड यूरिन सोडियम ऑस्मोलिटी, तो आपने ये भी मॉनिटर करना है कि ज़्यादा सोडियम लेवल यूरिन में है या आपके बॉडी में है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो होती है नॉर्मली
नॉर्मली नहीं, ये तो एबनॉर्मल है। इस डिजीज़ में जो है ऑस्मोलिटी सोडियम कम होती है, सोडियम हमारा बॉडी में कम होती है और यूरिन में ज़्यादा होती है, तो ये भी मैटर करता है। वेट डेली चेक करना है, मतलब जो वेट गेन होती है 0.9 kg जो है या 2 IBS इंडिकेटेड अगेन ऑफ द 1 लीटर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। मतलब 1 लीटर जब आपके बॉडी में रिटर्न होगा तो उसकी वजह से 2 IBS या 0.9 kg इंक्रीज आपकी वेट होगा। रिपोर्ट अल्टर मेंटल स्टेटस, हेडेक्स मतलब कन्फ्यूजन, लेथार्जी, सीजर, कोमा, ठीक है, ये सब चीज़ें फिर अकर होती है। फिर रिड्यूस अननेसेसरी इन्वायरमेंटल स्टिमुलेंट ओरिएंटेड क्लाइंट एज अ नीड, ठीक है। तो ये फिर आपने क्या करना है कि अननेसेसरी जो है जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है वो आपने अवॉइड कराना है, ठीक है। फिर क्या है कि जो प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर द क्लाइंट विद एन अल्टर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, टेक सीजर प्रिकॉशन, ठीक है। फिर आपने जो है इन्वायरमेंटल वो स्टिमुलस मतलब जो ख़तरनाक, सबसे पहले आपने ये इंटरवेंशन करना है कि वो ऊपर जगह से नीचे जगह में लेके आना है, क्योंकि उसमें पाल की बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, ठीक है, गिरने की रिस्क होती है, ठीक है। और सीजर वगैरह ये चीज़ों की भी प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। फिर आपने जो है मेडिकेशन, कौन कौन सी मेडिकेशन, ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है, हमारे पास इस डिजीज़ के, ठीक है, जो कि 4 नंबर पार्ट हमने जब स्टडी की, ठीक है। तो इन सीवियर हाइपोन्यूट्रीमिया मतलब जब सोडियम की लेवल बहुत ज़्यादा कम होती है तो वाटर इंटॉक्सिकेशन आ जाती है। तो एडमिनिस्टर आपने 200 से लेके 300 तक हाइपर न्यूट्रीमिया जो हाइपरटोनिक IV फ्लूइड होती है, मतलब 3 से लेके 5% ऑफ द नॉर्मल सलाइन होते हैं ना, सोडियम क्लोराइड होते हैं। तो द गोल ऑफ द hypertonic normal saline therapy is to elevate sodium level enough to elevate sign of neurology compromise, not to rise the level of the norm। मतलब ये हाइपरटोनिक जो थेरेपी है, हाइपरटोनिक थेरेपी मतलब हाइपरटोनिक सोडियम जो सलाइन होती है ना, सो सलाइन थेरेपी हम देते हैं ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि उसकी जो कम सोडियम लेवल है बॉडी में वो ऊपर चला जाए, ठीक है, ताकि वाटर क्या हो जाए, कम हो जाए और सोडियम ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए मतलब ये नहीं है कि नॉट टू राइज द लेवल ऑफ द, मतलब नॉर्मल से राइज नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि नॉर्मल तक लेके आए इस मेडिकेशन पे। ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर दैट में अकर ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड। अगर फ्लूइड ओवरलोड कोई भी हुई ना तो आपने उसकी जो साइन सिम्टम है, हार्ट फेलियर के जो साइन सिम्टम है वो आपने क्या करना है, मॉनिटर करना है, ताकि ओवरलोड वगैरह तो नहीं हुई है, ठीक है। यूज़ ऑफ लूप डायरेटिक्स में भी इंडिकेट, ठीक है, तो आपने लूप डायरेटिक को भी यूज़ करना है, ठीक है। सप्लीमेंट सोडियम इनटेक ओरली आर बाई हाइपरटोनिक सलाइन IV इन्फ्यूजन, मतलब अगर सोडियम की बहुत ज़्यादा कमी हुई तो फिर आपने ओरली जो है पर या IV जो है इन्फ्यूजन में इनटेक कराना है, ठीक है, सप्लीमेंटेशन के। तो ये था हमारे पास 4 नंबर पार्ट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अभी हम फिर इसके बाद जो है 5 नंबर पार्ट अपलोड करेंगे सीरीज़, ठीक है। अगर आपके इम्यून नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो इस सीरीज़ को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नहीं आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।